हेलो बच्चों, ये है हमारी क्लास 5 और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ। हर किसी ने ये नाम सुना होगा। ओम्स लॉ क्या है, आज सारी चीजें देखेंगे हम। फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है, और ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, ये कैसे बनी, आर कांस्टेंट क्या है, ये वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले पीपीटी आप देख लो, यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन एज यूजुअल जो हम करते हैं, फिर मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगा थोड़ी। कंसेप्ट का नाम ओम्स है, ये ओम्स पावर की वजह से हमें ओम्स लॉ पढ़ना पड़ रहा है। फिर ये देखो, ये नोट्स है हमारे सामने, कुछ ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ये वो ये सारा हम देखेंगे। फिर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और थोड़ा हार्ड करके मैंने दिया। फिर ये जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। फिर एक ग्राफ भी देखेंगे और एक दो एमसीक्यू है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, ओम्स लॉ में आपको मैं सिलेबस में देखो, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं ना देखी, सबसे पहले बच्चे आप जाओ पिछली वीडियोस को रिवाइज करो। उसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कशन की है, दूसरे वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, तीसरे वीडियो में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, उस पर हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल्स किए हैं। फिर हमने उसके आगे की वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, करंट क्या है, ये वो सारी चीजें हमने उसमें देखी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ओम्स लॉ और एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हमें ना ये 6 नंबर जो है ना, ये बोर्ड में लेने ही लेने हैं, पूरे मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए आपको एक एक चीज, हर न्यूमेरिकल लेवल इतना हमने बढ़ा दिया ना कि मतलब कोई भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू, देखो मैं आपको ना न्यूमेरिकल्स भी ले रहा हूँ, एमसीक्यू भी ले रहा हूँ, ताकि बोर्ड में एमसीक्यू आए या न्यूमेरिकल आए, हम दोनों में स्ट्रांग हो। और थ्योरी भी हम साथ साथ चल रही है। जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू, इससे बाहर क्या आएगा, कितना लेवल बढ़ाएंगे हम, सीबीएसई के लेवल तक का करेंगे। सारा सीबीएसई के लेवल का एक एक कंसेप्ट को इन डेप्थ समझ के उनके भी क्वेश्चंस देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। आज मैंने आपके लिए थोड़ी मोटिवेशन भी लाई। मैं ना कल क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा एक बच्चा मुझे बोल रहा था, सर मेरे ना पिछली बार साइंस में, वो नया नया स्टूडेंट था सर, 27 नंबर आए थे 50 में से। कहता सर मेरे को ना उम्मीद नहीं है कि मेरे 45 46 आए। तो मैंने वहां पर सोचा कि क्यों नहीं यार, आपके नंबर क्यों नहीं आ सकते। वो स्कूल का, एक मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कह रहा सर नहीं मेरे स्कूल में नहीं आ रहे मेरे नंबर, तो मैं अभी तभी यहाँ आया हूँ, तो मेरे को अभी नंबर चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि आपके मार्क्स, आपको नॉलेज होगी तो आपके मार्क्स आएंगे ना, नॉलेज होगी तो मार्क्स आएंगे। रट्टाबाजी से आप बोलो मार्क्स आएंगे, वो नहीं आते, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे, फंस जाओगे। तो इसलिए पहले तो आप ये सोचो कि मेरे मार्क्स आ सकते हैं, बिलीव दैट यू कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। कि मेरे अगर 27 नंबर है तो मुझे 46 बनाने हैं। कई बार कोई मजाक लेता है ना, आपको क्लास में कोई टीचर खड़ा करेगा, बोलेगा ये बताओ आपको आए, नहीं तो आपको इंसल्ट फील होती है। क्या फील होती है? इंसल्ट। और आपको लगता है मुझे तो कुछ आता नहीं। आपको हमेशा खुद पे भरोसा रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि यार मैं हर चीज कर सकता हूँ। अगर आप मोटे हो, थोड़े फैट हो, तो आप जिम लगाओगे और आप देखो सिक्स पैक, वो बोलते ना एप्स निकाल दिए, ये वो जिम निकाल के, तो पहले तो आपको लग रहा होगा नहीं यार मैं नहीं पतला हो सकता जिम। आज देखो लड़के कैसे बॉडी बना रहे हैं, आप देखो कैसे लोग मतलब अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। तो मार्क्स लाने में क्या है, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो 46 नंबर क्या है आपके लिए, है ना। मैंने तो टारगेट रखा है कि 100 आउट ऑफ 100 ये मार्क्स और नॉलेज होनी चाहिए। 80 मार्क्स का पेपर है ना, पूरे लेने हैं हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ेंगे ना। इसलिए आपने ये भरोसा रखना कि मैं ले सकता हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या है, क्या चीजें। ये शक्ल देखो, ये ओम्स बाबा है, इनकी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है भैया, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कंसेप्ट का नाम क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, ये देख रहे हो ना, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, ये सारी चीजें हम समझेंगे क्या होती हैं क्या नहीं। सबसे पहले चलो ओम्स लॉ के ऊपर, इसको पूरे अच्छे से हम डिकोड करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। बच्चे सपोज करो, ओम्स बाबा ने क्या किया, उन्होंने लगाया होगा कोई ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा दिया, समझ लो कोई बैटरी लगा दी यहाँ। ठीक है, और यहां से उन्होंने क्या किया, वोल्टेज जो है, और वोल्टेज यहां पर इन्होंने दी कोई 100 वोल्ट। और इन्होंने देखा जैसे ही इन्होंने 100 वोल्ट वोल्टेज दी, तो करंट जो है वो कितनी बनी, 50 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो होने लगी। ओम्स बाबा बोलते कि मैंने 100 वोल्टेज दी, 50 एम्पियर। फिर उन्होंने ना ऐसे ही बैठे हुए थे बेले, समझ लो 200 वोल्ट दे दी। फिर उन्होंने देखा यहाँ पे 200 वोल्ट में 100 एम्पियर करंट आ गई। उन्होंने देखा करंट बढ़ गई, उनको लगा ऐसे तुक्के से बढ़ गई होगी। फिर उन्होंने वोल्टेज को 300 वोल्ट किया। आप घर में ट्रांसफार्मर की बढ़ाते हो ना, ढल 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 वोल्टेज, और उन्होंने देखा यहाँ पे करंट जो है वो 150 एम्पियर होगी। उन्होंने देखा जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करंट भी बढ़ रही है। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने वापस वोल्टेज बढ़ाई है ना, कैसे में तो ऐसे तो नहीं हो रहा, उन्होंने 400 वोल्ट कर दी। 400 वोल्ट बहुत होती है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
तो उन्होंने देखा यहाँ पे 200 एम्पियर होगी करंट, उन्होंने देखा समझा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो बीच में मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, इंक्रीज। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैंने प्रोपोर्शनल इक्वल टू आर आई, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यही हमारा ओम्स लॉ है। ये जो आर है ना बच्चे, ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। और इस आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये याद रखना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बाद में अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसके ऊपर जो मैं क्लासें लेने वाला हूं ना, इस चीज के ऊपर, ये मतलब ब्रह्मांड है। इस लेसन की जड़ अगर कोई है ना जिसको समझने की चीज है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, जब हम तार को पिघला देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये सारी चीजें जो हमने रेजिस्टेंस पे समझ ली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, आपको बस इतना याद रखना। और इसका जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम। ओम, और ओम का सिंबल होता है ये, बस इतना आपको इसमें याद रखना ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या बोला, जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा था वैसे वैसे करंट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा था वैसे वैसे करंट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ये मैं आपको लास्ट में जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसमें भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो हमने बस क्या सीखा, करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी करंट भी बढ़ रही थी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगता है क्या, कांस्टेंट आर आई। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। आर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। और इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं ओम्स लॉ में, और इसका सिंबल है ओम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा बच्चे। अब मेरी बात एक चीज और समझना, एक वर्ड होता है फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, किसी चीज में क्या करना, रुकावट, रुकावट पैदा करना। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये किसको पैदा करेगा, किस चीज की रुकावट पैदा करेगा, करंट को वीक करेगा। अगर यहां से करंट 50 एम्पियर आ रही है ना, 50 एम्पियर करंट जा रही है जा रही है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा, कहाँ लगा होगा, यहाँ पर। तो जैसे करंट इसके अंदर से जाएगी ना, ये करंट को कम करेगा, और यहाँ पर क्या पता 40 एम्पियर बचे। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम करता है, ये याद रखना है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम करता है। अब देखो सपोज करो मैंने यहाँ भी रेजिस्टर लगा दिया, तो यहाँ 40 एम्पियर है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया, तो अब यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, 30 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम करने का काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। आपको हमेशा याद रखना है एक चीज, रेजिस्टेंस तो कम करता है, रेजिस्टेंस ना, अगर सपोज करो आपके पास यहां से तार है कोई, इतनी तार है, इतनी। फिजिकल कंडीशंस में हम सबसे पहले समझेंगे लेंथ को, किसको, लेंथ को। अगर तार है ना छोटी सी, अगर यहां से करंट जा रही है 5 एम्पियर, तो ये ना सीधे तार से जल्दी जल्दी फ्लो होके यहाँ पे क्या पता 5 एम्पियर भी पूरी आ जाए। लेकिन जैसे ही आप तार की लेंथ को बढ़ा दोगे, लेंथ को क्या कर दोगे, वायर की बढ़ा दोगे, तो अगर यहाँ पे आप सपोज करो 5 एम्पियर करंट दे रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या पता पूरी 5 एम्पियर जो है वो नहीं मिले। जैसे आप लेंथ बढ़ाते हो वैसे वैसे जो है करंट की वैल्यू भी जो है चेंज होती है। तो फिजिकल कंडीशन में आपने ये याद रखना है कि लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम, तभी जितनी वोल्टेज दोगे उतनी ही करंट मिलेगी। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए फिजिकल कंडीशन में आपने याद रखना है कि लेंथ क्या रहनी चाहिए, सेम। और दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, आपने बॉटल देखी है ना पानी पीने वाली, ठीक है। आप देखना बॉटल का एक मुंह आगे से छोटा होता है, फिर बॉटल ऐसे बड़ी होती है, और पीछे वाला मुंह क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये जो आगे वाला होल है ये क्या है, छोटा है, और ये वाला हॉल क्या है, बड़ा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो जगह होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो ये भी क्या बोलता है, सेम होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एरिया भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हो ना अंदर एरिया, ये एरिया। अब ऐसा नहीं हो कि तार ऐसे जा रही हो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो जाए तार, फिर ऐसे हो जाए तार, ऐसे ही हो जाए। आपने देखा होगा ना सारी वायर्स एक जैसी होती हैं, क्योंकि अगर आपको करंट अच्छे से देखनी है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ये याद रखना। वायर आप देखते हो ना एक ही जैसी लेंथ की होती है, आप देखना ऐसे वायर होती है, सीधी 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 सीधी,
होती है ना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने ये याद रखना, फिजिकल कंडीशन में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, एक ही टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर भी चेंज होगा तो ये ओम्स लॉ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मैं आपको नोट्स पे ले जाता हूं, मैंने ये क्यों बताया आपको। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जो करंट फ्लो कर रही है जब आप वोल्टेज दे रहे हो तो करंट जा रही है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बच्चे वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो मतलब क्या बोल रहा है, जो करंट है, करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, ये याद रखना। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। एक एक चीज समझनी है। फिजिकल कंडीशन में क्या होगी, लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट का भी प्रॉब्लम आएगा, आपको मैंने बताया। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने आपको बताया ना, वायर एक ही जैसी लेंथ की रहती है, एक ही जैसी सेम रहती है, सेम क्रॉस सेक्शन की ये। और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम। ये तीन चीजें फिजिकल कंडीशन में आ गई। और ओम्स लॉ की मैथमेटिकली, voltage is directly proportional to current, V is equal to IR, where V represents the voltage in volts, I denotes the current in ampere, R signifies the resistance in ohms। ठीक है ना, SI unit of resistance is ohm and is denoted by the symbol ohm। आई होप आपको ये अच्छे से जो चीज है वो पता चल गई होगी कि मैंने वो क्यों बताया। देखो बच्चे, ये है कंसेप्ट, कंसेप्चुअल लर्निंग। अब आप अगर ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर आप देखोगे ना, यार सर ने फिजिकल कंडीशंस के बारे में बताया क्यों क्या, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो वायर होती है तो उसकी क्यों वो सेम रहती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों सेम रहती है। अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो करंट में भी तो फर्क आएगा, लेंथ भी जो है वो कांस्टेंट या सेम ही रहनी चाहिए, तभी करंट फ्लो होगी इजीली, है ना। तो यहाँ पर ये, आई होप आप ओम्स लॉ को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अच्छे से आपने जो है इस पूरी डिफाइन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैं आपको ले चलता हूँ न्यूमेरिकल की तरफ। फार्मूला हमारा पता है आपको, V इज इक्वल टू क्या है, IR। ये ओम्स लॉ का क्या है, फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन कहता है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉइल इज 60 ओम। 60 ओम रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 ओम। ओके, करंट कितनी है, 3.2 एम्पियर। ठीक है, 3.2 एम्पियर। तो यहां पर हम आई ले लेंगे कितना, 3.2 एम्पियर। ठीक है, फ्लो थोड़ा, हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या है, IR। तो मेरे को बताओ V इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ, 3.2 इंटू आर कितना दिया हुआ है, 60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 32 इंटू 60 कर लेता हूँ मैं सीधे। ठीक है, 0 2 जा 0, 0 6 2 जा 12, 1 ऊपर और 19। ठीक है, 0 2 9 1, कितने डेसिमल है, 1, तो कितना आ गया, 19.2 वोल्ट्स। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है ना, 19 एक डेसिमल है ना, तो 190 192.0 आएगा। ठीक है, 192, इसको यहाँ पे ठीक कर लेना, 192.0। पता चला ना, ये 32 इंटू 60 मैंने पॉइंट लिया, पहले इसको पूरा कैलकुलेट किया तो क्या आया, 1920। तो एक के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ पर भी एक के बाद डेसिमल छोड़ दिया तो क्या आया, 192 वोल्ट्स। ठीक है ना, 192 वोल्ट्स, ये याद रखना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चे। आप इसको ना स्क्रीन को रोक के अच्छे से इसको करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से करना। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एन ईएमएफ सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, ईएमएफ का मतलब भी वोल्टेज ही होता है। तो V कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिक करंट कितनी है, 5 एम्पियर। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू। कंसीडर द कंडक्टिंग वायर, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस निकालना तो I कहाँ आ जाएगा, नीचे, V अपान आई इज इक्वल टू आर। तो V कितना है, फार्मूला क्या बना, V अपान आई इक्वल टू आर। तो V कितना है, 10 वोल्ट। करंट कितना है, 5 एम्पियर। और यहाँ पे क्या ना, रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम। तो यही हमारा आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो, जो जो दिया है उसको लिखो। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज ही है, यहाँ पे तो 10 वोल्ट दिया हुआ है, करंट 5 एम्पियर दिया, निकालना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने दूसरा न्यूमेरिकल भी कर दिया। वर्डिंग टफ करते हैं ये, बाकी होती वही है वैल्यू जो निकालना है। ठीक है, तीसरा देख लो। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चे, 150 ओम। ठीक है, फ्लोइंग करंट रेजिस्टेंस, और ये क्या दिया हुआ है, करंट। करंट I इज इक्वल टू 5.2 एम्पियर। आप ना वीडियो रोक के ना, पॉज करके ना खुद सॉल्व करो।
ठीक है, फिर आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करना, निकालना क्या, वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई कितना है 5.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 150। इसको वापस करो, पॉइंट को नहीं पहले लेना, 150 इंटू 52 कर लो। ठीक है, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 ऊपर 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 ऊपर 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7, 0 0 5 3 8 और ये कितना हो गया 7। एक के बाद डेसिमल है तो आंसर क्या आएगा 178, वो 70 780 780 वोल्ट्स। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल देखो, वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे से सॉल्व करो। फाइंड द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R9। तो करंट यहां पर कितनी होगी, फाइंड द करंट निकालनी है हमें। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 ओम। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी हुई है हमें 18 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है आई। तो ओम्स का लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है तो V अपान आर इज इक्वल टू आई। V कितना है 18 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस कितना 9 और आई निकालना 9 1 जा 9 9 2 जा 18। करंट कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। तो यही आंसर है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से पता चल गए होंगे कि हमने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, सारी चीजों को मैंने आपको अच्छे से बताया। आपको बच्चे ये वीडियो ना बार बार देख के इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और बार बार न्यूमेरिकल्स की जो है कैलकुलेशंस को अच्छे से देखना है। ये वाला न्यूमेरिकल देखो, इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें भी हमने जो है वैल्यूज डाली है और सीधे सीधे आंसर जो है वो निकाला है ना। कुछ मुश्किल इसमें, एक बार ना आप ये सारे जो न्यूमेरिकल्स है ना ये खुद से करना, आपको बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। ये वाला न्यूमेरिकल देखो, इसमें भी क्या है, कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो व्हाट इज ओम्स लॉ, ये हमने नोट्स में पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें देखी और यहाँ पर हमने इसका कंसेप्ट समझा था। अब मैं आपको ले चलता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, देखो ये वाला टॉपिक है ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ऊपर। देखो बच्चे, जो जो लिखा है वो समझना है। कहता है कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या आर। रेजिस्टेंस आर किससे कनेक्ट है, एमीटर से। मेरी बात सुनो, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये इसका सिंबल है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ये रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, एमीटर। एमीटर किसके लिए होता है, करंट को मेजर करने के लिए। ये क्या है, एमीटर। रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, एमीटर से। खुद से भी लिख सकते हो जो कहानी है ना, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर। ठीक है, ठीक है, एमीटर। और ये क्या है, विद एंड रियोस्टैट। रियोस्टैट मतलब रेजिस्टेंस ही, रेजिस्टर को ही हम रियोस्टैट आर एच बोलते हैं ना। ये देखो सेम सिंबल है ना, इसको रियोस्टैट भी बोलते हैं। ये रियोस्टैट, रियोस्टैट से भी कनेक्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर और रियोस्टैट। रियोस्टैट से कनेक्ट है और किससे कनेक्ट है, बैटरी से भी कनेक्ट है। बैटरी का, ये बैटरी कल मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाला, ये बैटरी से भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर रियोस्टैट एंड इन बैटरी थ्रू की के। ये मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो देखना जिसको नहीं पता। अब ये डॉट का सिंबल मतलब क्या है कि अभी स्विच क्या है, ऑन है। स्विच क्या है, ऑन है। अगर सिर्फ ऐसे होता तो स्विच क्या था, ऑफ। और अगर बीच में सिंबल हो जाए तो स्विच क्या है, ऑन। तो ये की के प्लग भी बोलते हैं इसको, पता है ना। तो यहाँ पर किस किस से रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, एमीटर से। एमीटर से कनेक्ट है, रियोस्टैट से कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है, की के। और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर देखो, ये जो वोल्ट मीटर है हमारा, ये किसके, रेजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्टेड है ना। तो यही लिखा हुआ है कि जो वोल्ट मीटर है वो किसके, रेजिस्टेंस के एंड से जो है वो कनेक्ट है। विच हेल्प्स टू, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। यही कहानी थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। सबसे पहला स्टेप 1 था, हमने बताना था कि फिगर में क्या क्या है। ये फिगर ड्रॉ करनी है आपने, उसके नीचे पहले ये वाली कहानी लिखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये वाली कहानी। अब वो बोलता है, देखो पहले बोलता है कि एक सेल लो। एक सेल में सपोज करो थोड़ी वोल्टेज होगी, सपोज करो 5 वोल्ट, या बड़ी कम है 5 वोल्ट ले लो, ऐसी रैंडमली मान लो 5 वोल्ट का एक सेल है। कह रहा पहले एक सेल लो, ठीक है, फिर उसकी रीडिंग नोट करो कि एमीटर में क्या आ रही है, करंट कितनी आ रही है और वोल्ट मीटर में कितनी आ रही है। आपने एक लगा लिया वोल्टेज। वोल्टेज में यहाँ पर एक सेल लगाया, कितना सेल लगाया, एक। तो एक सेल से ना सपोज करो यहाँ से जो वोल्टेज बनी, वो आपने वोल्टेज सपोज करो ऐसे हम मान लेते हैं कि पहले हमारी जो वोल्टेज आई वो कितनी आई, वो हमने ले ली कि 0.2 वोल्ट आई। ठीक है, और करंट कितनी आई पहली रीडिंग में, करंट हमने ले ली 0.1 एम्पियर। ठीक है,
0.2 वोल्ट दी, ठीक है, 0.2 वोल्टेज दी, तो करंट कितनी आई, आई हमारे पास आई 0.1 एम्पियर। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया, ये देख रहे हो, ये डॉट ये यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। आपने ऐसे बनाना ना, ये ग्राफ बनाना है हमने। यहाँ पर क्या है, करंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज। मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर कितनी वोल्टेज ली मैंने, 0.2, और करंट कितनी आई, 0.1 एम्पियर, ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, फिर मैंने वोल्टेज जो ली, रीडिंग 1 है ये, रीडिंग 1, रीडिंग 2 में मैंने वोल्टेज क्या ले ली, 0 पॉइंट कितनी 6 ले ली सपोज करो, तो करंट कितनी आ गई, करंट आ गई 0.2 एम्पियर। वोल्टेज कितनी ली, 0.6, तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने कर दी 0.6, तो करंट कितनी आ गई, 0.2, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वोल्टेज को वापस बढ़ा दिया, मैंने अब तीसरी वोल्टेज जो ली वो मैंने ले ली, सपोज करो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये वोल्टेज इतनी ले ली मैंने वोल्टेज कर दी 1 वोल्ट, पूरा 1 वोल्ट, तो करंट मेरी कितनी बन गई, 0.3 एम्पियर। करंट भी बढ़ती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है करंट भी क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ पर मैंने 1 वोल्ट लिया, तो करंट भी कितनी होगी, 0.3। अब इसको सपोज करो मैंने इसी को मार्क करना है, तो यहाँ पर इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो। अब इसके जो एंड है ना, यहाँ से एक लाइन बनेगी, एक लाइन यहाँ से बनेगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई ना, जैसे इधर आई है, यही ग्राफ बनाना है। या आपने ग्राफ बनाना है, वहां पर आपको लिखा होगा वी आई ग्राफ में आपको कैसी लीनियर कर्व मिलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कौन सी, वी आई ग्राफ बोलते हैं इसको। वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है ओम्स लॉ में, उससे कौन सी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने आपको बताया वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ी करंट बढ़ी, वोल्टेज बढ़ी करंट बढ़ी। पहले वोल्टेज 0.2 थी तो करंट 0.1 एम्पियर हुई, वोल्टेज 0.6 हुई तो करंट 0.1 से 0.2 हुई। इस तरह तरह क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट भी बढ़ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे वोल्टेज कैसे बढ़ी, पहले मैंने एक सेल लगाया 0.2 वोल्ट की, फिर मैंने दूसरा सेल लगाया तो 0.6 वोल्ट होगी, फिर मैंने तीसरा सेल लगाया तो 1 वोल्ट हो गया। तो यही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट यूज वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, मैंने पहले कितनी वोल्टेज ली, 0.2 वोल्ट लिया ना, हाँ। तो फिर आपने रीडिंग एमीटर में करनी है, तो करंट कितनी आई थी, 0 पॉइंट कितनी करंट आई, 0.1 एम्पियर। पहला सेल लगाया तो 0.1 एम्पियर आई करंट, ठीक है ना। फिर हमने करंट नोड की रीडिंग ली वोल्ट मीटर की, फिर दूसरे में कहता है 2 सेल लगाओ, फिर हमने वोल्टेज बढ़ाई थी ना, कितनी की थी हमने वोल्टेज, 0.6 वोल्ट दी, 2 सेल लगा दिए, समझ लो 0.6 वोल्ट ली। फिर रीडिंग कितनी आई एमीटर की, बढ़ के कितना हो गया, 0.2 एम्पियर हो गया, ठीक है। फिर मैंने वोल्टेज वापस ऐसे ही बढ़ाई 1 एम्पियर की, फिर भी रीडिंग ली, तो वही बोलता है कि वापस करो, रिपीट सेल करो 3 सेल लगा के, तो वो आया। फिर कहता है कि रेशो V अपान आई करके जो भी आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाना, तो V अपान आई ग्राफ बन गया। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है जो आपने बनानी है, और लास्ट में जो है आपने ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ओम्स लॉ की पूरी यही लिखना, फिगर बना के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। ये ग्राफ बनाना, अच्छे से ये ग्राफ बनाना, मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको, ये डायग्राम भी है इसकी। और एक एमसीक्यू देख लेते हैं, ये जो है ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप, ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशनशिप है, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज यहाँ पे दी है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और तीसरा क्या आएगा, करंट। ये रामू काका किसने लिखा है, रामू काका नहीं है रे भैया, रामू काका नहीं है, करंट है करंट, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा, सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा है। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगला टॉपिक है ना रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये देख लो, यहाँ से शुरू होती है कहानी, यहाँ तक है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से आया होगा। इस वीडियो को रिवाइज करो अच्छे से, और मोटिवेशन भी लेना वापस से, इसको देखना। कंसेप्ट का नाम है ओम्स लॉ, और ये कंसेप्ट की पूरी हमने जो जड़ें थी वो देखी इसकी क्या है, फिर यहाँ पे नोट्स देखे और न्यूमेरिकल्स को किया सॉल्व, एंड फिर हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी, और फिर ओम्स लॉ देखा। ये एक बार बोर्ड पे पेपर में आया था, तभी मैंने लिखा कि ले लेता हूँ एमसीक्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय 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 बाय।